गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हमारा जो भारत विज्ञान चैप्टर है उसमें आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। भारत बंद तो हो चुके हैं हमारे, तो अभी आगे जाके हम शोधन ऑफ पारद या अशुद्ध पारद को शुद्ध कैसे बनाना, मर्क्यूरी का प्यूरिफिकेशन कैसे करना, वो सीखने वाले हैं। तो अभी इसके अंदर शोधन मतलब क्या होता है ये तो आप जानते हैं। हमारा परिभाषा प्रकरण जो हो चुका उसके अंदर ही आपको पता है कि शोधन मतलब क्या होता है ना। जैसे प्यूरिफाई करना, किसी भी चीज को साफ कर लेना है ना, किसी भी चीज को एकदम क्लियर बना देना, प्योर बना देना, ये तो आप जानते ही है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा और भी अलग मतलब लेते हैं। हमारे अर्थशास्त्र में सभी जगह पे क्या मतलब लेते हैं कि ये ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ केमिकली प्योर हो गया है। हम पढ़ रहे हैं रसायनशास्त्र, केमिस्ट्री नहीं है। तो हाँ, केमिस्ट्री के नजर से भी हम देखेंगे जरूर, लेकिन ये सिर्फ केमिकली प्योर हो गया है या 99.99% प्योर मर्क्यूरी मेटल बन गया है, मर्क्यूरी एलिमेंट बन गया है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे काम करने के लिए हमें भारत से जो काम करवाना है कि वो चिकित्सा में एक बहुत ही उपयोगी ऐसा दवाई बन सके, तो उसके लिए उसमें क्या क्या जरूरी है, वो गुण ऐड करने हैं, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या बुरा परिणाम लाने वाले हैं, वो सभी चीजें इसमें से निकाल देनी है। तो वही शोधन है कि हम इसको यूज कर सके, ऐसा वो बन जाए, ये ऐसा बन जाए जिसको हम यूज कर सके। तो वही इसका शोधन है। तो शोधन की परिभाषा तो हम पहले पढ़ चुके। तो ऐसा देखिए, अभी तो आपको इसमें काफी अच्छा वाला प्योर वाला मर्क्यूरी दिख रहा है फोटोग्राफ में, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। उसके अंदर, उस मर्क्यूरी के अंदर, हमारे पारद के अंदर ये सभी इतने सारे दोष होते हैं। तो इन सभी दोषों से क्या क्या होता है, दोष युक्त पारद से बनी दवाइयाँ कंज्यूम करने से हमारे शरीर में क्या क्या होता है, ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके। लेकिन अभी इसको दूर कैसे करना है ना, इन सभी दोषों को कैसे दूर करना, तो उसके लिए अ, हम पारद का शोधन करेंगे। वैसे तो बहुत ही आसान है पारद का शोधन। कहीं पे भी हम मर्क्यूरी को दूसरे ऐसे द्रव्य, ऐसे एलिमेंट्स जिनके साथ वो आसानी से कंबाइन हो जाता है, उनके साथ कंबाइन करके बाद में उसको फिल्टर कर लेंगे तो इजीली पारद शुद्ध हो जाता है। और मर्क्यूरी के साथ बहुत बार बहुत आसानी से कंबाइन हो जाए ऐसा द्रव्य तो गंधक है ना। पारद के साथ गंधक या मर्क्यूरी के साथ सल्फर बहुत ही इजीली कॉम्बिनेशन बना लेता है। तो वही टेक्निक हम शोधन में इस्तेमाल करते हैं। और उसके जैसे जो कोई भी द्रव्य है कुदरत में प्राप्त होते हैं कि जिनका उपयोग करके हम मर्क्यूरी को शुद्ध कर सके, उन सभी का उपयोग करते हैं। जैसे कि कुदरत में कोई वनस्पति होगी जिसमें गंधक अच्छी मात्रा में होगा तो उसका उपयोग कर लेंगे। तो ये सब भारत का शोधन कहा जाता है। तो अभी ये बंद के बाहर आगे जाके हम शोधन की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला है उसका एम, ये क्यों करना है ना। तो वैसे तो अभी मैंने बता दिया आपको, लेकिन हमारा जो ग्रंथ है रस तरंगिणी, तो उस रस, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे पारद शोधन करना है, उसका एम जो है हमारे ग्रंथ रस तरंगिणी में बहुत अच्छे से श्लोक के द्वारा बताया गया है कि हमें तो पता है कि भारत में इतने इतने दोष है, तो इन इन दोषों को दूर करना है, इसलिए शोधन करना है। लेकिन और क्या क्या होता है वो यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा गया है। तो पहले तो क्या लिखा, पहली लाइन में नैसर्गिकाः तु ये दोषाः ये च अन्य कंचुकाह्य याः। तो भारत में नैसर्गिक दोष होते हैं, कंचुक दोष होते हैं, और कुछ यौगिक यौगिक दोष भी होते हैं। तो इन सभी भारत में जितने भी दोष हैं उन सभी को निकालने के लिए, दूर करने के लिए, तेषांतु परिहाराय, इन सभी को निकालने के लिए सामान्यम शोधनम स्मृतम, एक सामान्य शोधन करके एक शोधन बताया गया है, या फिर भारत का शोधन बताया गया है। और आगे क्या लिखते हैं, विशुद्धो रसराजः तु सत्यम पीयूष सोदरः। पीयूष शोधन मतलब क्या है कि वो अमृत के समान हो जाता है। अगर हम पारद का शोधन करते हैं तो वो पारद शुद्ध होने के बाद अमृत के समान ऐसा कहा जाता है।
नहीं तो वो विष के समान है ना। मर्क्यूरी तो पॉइजन है, हम सभी जानते हैं कि मर्क्यूरी पॉइजन है। लेकिन अगर हम उसको शुद्ध कर लेते हैं तो वो अमृत के समान, जस्ट लाइक नेक्टर, ऐसा वो बन जाता है। और भी कुछ आगे कहा है, शोधन करना ही चाहिए, बिना शोधन के तो मर्क्यूरी यूज कभी नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए लास्ट लाइन, लास्ट स्टेंजा में क्या लिखते हैं, सदोषः, अगर वो दोष युक्त पारद है, सदोषः तू रसो वैद्ये, रसो वैद्य ही यमो अयम परः स्मृतः। अगर कोई वैद्य, यानी कि मैं और आप, अगर हम में से कोई कोई वैद्य अगर उसको अशुद्ध फॉर्म में ही यूज कर लेता है, अगर हम पारद को अशुद्ध फॉर्म में ही यूज कर लेते हैं, तो वैद्य वैद्य नहीं, यम कहलाएगा, यानी कि यम के समान। यम मतलब जो प्राण हरण कर लेते हैं, है ना, यमराजा या यमदेव, यमदूत, जो कुछ भी बोलेंगे, तो वो जो है मृत्यु का सूचक होता है। तो इसका मतलब यही है कि वैद्य जो है वैद्य नहीं कहलाएगा, लेकिन यमदूत कहलाएगा या यमराज कहलाएगा। तो इसीलिए इसी तरह से पारद का शोधन और उसका एम भी बताया है कि पारद मर्क्यूरी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो थेरापेटिक पर्पस के लिए उसको यूज करना है, तो उसके लिए उसको प्यूरिफाई करना है। ये रस तरंगिणी के श्लोक के माध्यम से हमने समझा। अभी आगे देखते हैं उसके टाइप्स। पारद का जो शोधन है उसके, वैसे तो दो तरह का शोधन कहा जाता है, एक होता है सामान्य शोधन और दूसरा होता है विशेष शोधन, है ना। तो ये तो सभी सभी रस द्रव्यों में इसी तरह से आप पढ़ेंगे आगे। भारत हमारा प्राइम सबसे पहला रस द्रव्य है, रस शास्त्र का द्रव्य है। और बहुत सारे द्रव्य जैसे कि अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, गंधक, मोती, हीरा, माणिक, बहुत बहुत सारे सभी द्रव्य पढ़ेंगे, सभी का शोधन हम पढ़ेंगे। तो सभी में ये दो ही कैटेगरी आएगी, आप चाहे कोई भी शोधन ले लीजिए, उन सभी में ये दो कैटेगरी ही आएगी, एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष। तो हर एक में सामान्य शोधन और विशेष शोधन आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो वो देखते हैं कि पारद का जो सामान्य शोधन है वो व्याधि नाशन के लिए है। व्याधि नाशन के लिए यानी कि हमें बीमारियों को दूर करना है। तो बीमारियों को दूर करने के लिए कितना शुद्ध पारद चाहिए, है ना, मर्क्यूरी की प्योरिटी कितनी चाहिए, तो वो सामान्य शोधन से हो जाएगा। जैसे कि श्लोक में लिखा है, आदि व्याधि विनाशार्थम, सभी तरह की व्याधियों के विनाश के लिए, प्रयोगार्थम रसेषु जो, अगर सभी तरह की व्याधियों के विनाश के लिए हमें रस का यानी कि पारद का प्रयोग करना है, उसका उपयोग करना है, तो सामान्यम शोधनम सस्तम, सामान्य शोधन अच्छा माना जाता है। रसतंत्र विशारदे, जो रस शास्त्र के जानकार लोग हैं वो क्या मानते हैं कि व्याधियों के नाश के लिए तो पारद का सामान्य शोधन उपयुक्त है। पारद का अगर हमने सामान्य शोधन कर लिया तो उतना बस है। तो पारद का सामान्य शोधन सिर्फ व्याधि नाशन के लिए ठीक है। लेकिन हम जानते हैं, हमने पारद के बंद पढ़े और बहुत कुछ पढ़ा, तो उस समय पे हमने सीखा है कि पारद का उपयोग सिर्फ व्याधि नाशन तक सीमित नहीं है। हम चिकित्सावाद में तो व्याधि नाशन की ही बात करते हैं, लेकिन आगे चिकित्सावाद के बाद कुछ देहवाद की बात भी आती है ना, देह वेद करना है, अजर अमर होने की बात आती है। ठीक है, चलिए अजर अमर नहीं, लेकिन हम रसायन कर्म तो कर ही सकते हैं। वृद्धावस्था का निवारण, बूढ़े लोगों का बुढ़ापा दूर करके उनको नवयौवन बना देना, फिर से युवान बना देना, तो उसको बोलते हैं रसायन कर्म। रसायन यानी कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था दूर करके उसको फिर से युवान बनाना। तो पारद में अगर ऐसी कैपेबिलिटी लानी है तो पारद के अंदर कुछ और प्रोसीजर करनी होगी, तो उसके लिए उसका विशेष शोधन करना चाहिए। और हाँ, विशेष शोधन जो है वो सिर्फ शोधन नहीं होता, विशेष शोधन में तो उसके संस्कार भी आ जाते हैं। तो विशेष शोधन में पारद के एक 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 चुन चुन के सभी तरह के दोषों को दूर करने के लिए तो बात आएगी ही आएगी। और आगे पारद के संस्कार भी हम इसके अंदर विशेष शोधन के अंदर ही गिन लेते हैं। या फिर पारद के जो संस्कार है, अष्ट संस्कार, अष्टादश संस्कार, 8 या 18 संस्कार, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे ग्रंथ से रेफरेंस लिया हुआ है, बृहद रसराज सुंदर। ये ग्रंथ का नाम भी आप याद रखिए, बृहद रसराज सुंदर। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि रसायन कर्म करने के लिए और व्याधि नाशन के लिए, दोनों ही के लिए विशेष शोधन उपयुक्त है। व्याधो रसायने चैव, व्याधि
को दूर करने, बीमारी को दूर करने और रसायन कर्म दोनों ही काम के लिए चैव द्विधा सा परिकीर्तिता, दोनों ही के लिए विशेष शोधन अच्छा है। या शुद्धि ही कथिता व्याधो सा नेष्टा ही रसायन, यानी कि पहले जो शुद्धि बताई गई सामान्य शोधन, पहले जो सामान्य शोधन बताया गया उससे तो सिर्फ व्याधिनाशन का ही गुण आता है, उससे तो सिर्फ बीमारियों को ठीक करने का ही गुण आता है मर्क्यूरी में, लेकिन रसायन गुण नहीं आता। लेकिन अगर हम सामान्य शोधन और उसके साथ साथ विशेष शोधन भी करेंगे, विशेष शोधन के अंदर एक एक दोष को दूर करेंगे, भारत के अष्ट संस्कार भी करेंगे, सब कुछ चीजें करेंगे, तो क्या होगा, रसायने तू या शुद्धि ही, रसायन कर्म करने वाली जो शुद्धि है वो व्याधि को तो ठीक करेगी ही करेगी। तो विशेष शोधन करेंगे हम, भारत का एक एक दोषों को दूर करेंगे, उसके संस्कार भी करेंगे, सारी ही प्रोसीजर करेंगे, तो उसमें रसायन गुण भी होगा, व्याधि नाशन गुण भी होगा, सभी चीजें होगी। हाँ, लेकिन वो काफी सारी लंबी प्रोसीजर हो जाती है। तो जब जब हमें रसायन कर्म की जरूरत होती है तो विशेष शोधन को फॉलो करते हैं, और रसायन की हमें जरूरत नहीं है अभी, हम सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए, दवाई बनाने के लिए सिर्फ मर्क्यूरी का उपयोग कर रहे हैं, तो केवल सामान्य शोधन से ही हमारा काम चल जाएगा, और वो कोई बहुत लंबी प्रोसीजर, लंबी चौड़ी वहां पे प्रोसीजर नहीं है। तो दोनों को ही सीखेंगे, सामान्य शोधन को, विशेष शोधन को। तो सामान्य शोधन से शुरू करते हैं। तो पारद का सामान्य शोधन, वैसे इसमें ना हर एक ग्रंथ में बहुत बहुत सारी मेथड बताई गई है, तो हम कुछ कुछ मेथड लेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है ऊपर राइटर, सामान्य शोधन ऑफ पारद फर्स्ट मेथड, तो हम कुछ कुछ मेथड लेंगे यहाँ पे, कुछ मेथड सीखेंगे कि मर्क्यूरी को कैसे शुद्ध किया जाता है रस शास्त्र में उपयोग के लिए, दवाई बनाने के उपयोग के लिए, यानी कि सामान्य शोधन। लेकिन इसमें और बहुत सारी, बहुत बहुत सारी मेथड हो सकती है। कुछ एक 6-7 मेथड तो रस तरंगिणी में ही दी हुई है, यहाँ जहाँ से ये श्लोक लिया गया है, और भी दूसरे ग्रंथों में और भी बहुत सारी अलग अलग मेथड दी हुई है, तो इसमें से कोई भी, या हमें जो सरल पड़े वो मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या लिखा है श्लोक में, एक ये रस तरंगिणी के 5वें चैप्टर में से लिया गया है ये श्लोक। अभी चलिए क्वेश्चन पूछूंगा मैं सभी विद्यार्थियों से कि रस तरंगिणी के जो चैप्टर्स होते हैं, तो उन चैप्टर्स को क्या नाम से जाना जाता है, उनको अध्याय कहते हैं या पटल कहते हैं या चैप्टर कहते हैं या क्या कहते हैं, रस तरंगिणी के सभी चैप्टर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आप चैट में बताइए मुझे। और आगे बढ़ते हैं। श्लोक में लिखा है रसेश्वरम सम, सम यानी कि इक्वल क्वांटिटी में, पहला है रसेश्वरम, रसेश्वरम यानी कि पारद या मर्क्यूरी। फिर आगे लिखा है सम, सम यानी कि इक्वल क्वांटिटी में क्या लेना है, सुधारज, सुधारज यानी कि सुधा बोलते हैं लाइम को, चूने को, चूना होता है ना। ठीक है, तो आप आंसर दे रहे हैं कि रस तरंगिणी के चैप्टर को तरंग नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है, उसमें ऐसे ही लिखा जाता है, प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग, तृतीय तरंग, इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारी जो मेथड है उसमें सबसे पहले लेना है हमें पारद, रसेश्वरम यानी कि पारद। अभी शोधन करने के लिए हम पारद ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारा पारद अशुद्ध होगा, अशुद्ध यानी कि मार्केट में से जैसा भी हमने खरीदा है वैसा, फिर चाहे वो हमने किसी भी दुकान से खरीद लिया हो, चाहे हमने वो थर्मोमीटर या स्फिग्मोमीटर से निकाल लिया हो, चाहे वो हमने मर्क कंपनी से या फिर सिग्मा अल्ट्रिच कंपनी से 99.99% प्योर मर्क्यूरी लिया हो, कैसा भी हो, लेकिन हम पहले उसको अशुद्ध मानेंगे, और अशुद्ध मान के हम ये प्रोसीजर शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी लिखा है उनको रसेश्वरम, सिर्फ रस नहीं, रसेश्वरम, ये उनके प्रति पूजा का भाव दर्शाता है। तो वहां पे उसके साथ सम, सम यानी कि इक्वल क्वांटिटी में लेना है सुधा, सुधा रज, रज यानी कि चूर्ण। हम ये पढ़ चुके हैं वैशज्य कल्पना में, है ना, चूर्ण कल्पना में, कि चूर्ण का एक सिनोनिम रज भी है, रज यानी कि पाउडर, किसी चीज की रज हो जाती है, उसका पाउडर हो जाता है। तो सुधा चूर्ण, अभी ये सुधा, ये शब्द शायद नया होगा आपके लिए, वैसे रस शास्त्र में आगे तो बहुत बार आएगा। तो सुधा का मतलब होता है लाइम, लाइम यानी कि चूना। चूना क्या होता है आप सभी जानते हैं, है ना, चूने से आप सभी परिचित है। तो चूने का पाउडर लेना है, सुधा चूर्ण यहाँ पे लेना है, या फिर लाइम पाउडर यहाँ पे लेना है। तो मर्क्यूरी और सुधा चूर्ण, सुधा रज, इन दोनों को मर्दयेत त्रयहम,
मर्दयत यानी कि ट्रिचुरेशन करना है, खरल में लेके कोई एक खलवा यंत्र में लेके उसको ट्रिचुरेट करेंगे, मर्दन करेंगे। त्रयहम यानी कि 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक इसको मर्दन करते रहना है। तो 3 दिन तक जब ये मर्क्यूरी और लाइम को ट्रिचुरेट करेंगे तो फिर मर्क्यूरी जो है ना बहुत चेंज हो जाता है। आप जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा। लाइम की वजह से और भी बहुत सारे द्रव्यों की वजह से मर्क्यूरी जो है वो एक अकेला लिक्विड टिक नहीं पाता, उसके बहुत छोटे 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 कण हो जाते हैं। तो वो तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको देखने मिलेगा। लेकिन फिर उसको करना क्या है आगे? वो लिक्विड ही रहता है लेकिन उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं। फिर आगे है ततो द्विगुण वस्त्रांतर्गत वस्त्रांत गलितम। ततो द्विगुण वस्त्रांतर गलितम यानी कि उसको फिल्टर करना है। एक सूती कपड़ा लेते हैं और उसको टू फोल्ड कर देते हैं। तो टू फोल्ड किया हुआ कपड़ा लेकर फिर उसको उसमें से फिल्टर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही संभाल के फिल्टर करना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो हो जाता है बहुत छोटे छोटे लिक्विड के कण। हाँ वो लिक्विड ही है लेकिन उसके बहुत छोटे 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 कण हो जाते हैं। तो उसका स्पिलेज, वो गिर जाना, पात्र में से एक पात्र में से दूसरे पात्र में लेके जाते हैं। तो वो उसका वहां पे क्वांटिटी लॉस बहुत सारा हो जाता है, क्या हो जाता है, पारद की गति हो जाती है। तो इस तरह से वहां पे बहुत लॉस होने की चांसेस होते हैं। तो हमें बहुत संभाल के ही वहां पे उसको फिल्टर करना चाहिए। और मर्क्यूरी को कपड़े में से बहुत आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। शायद आप में से किसी ने किया हो तो देखा होगा, अच्छा है। नहीं किया होगा तो आगे हम जब आप यहाँ पे आएंगे उस समय पे करेंगे उसको फिल्टर। मर्क्यूरी को कपड़े में से बहुत आसानी से उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ यहाँ पे हमें सिंपल एक कपड़ा नहीं लेकिन टू फोल्ड कपड़ा लेना है। और टू फोल्ड कपड़ा में से उसको फिल्टर करना है। कैसे? मर्क्यूरी को जिसको 3 दिन तक चूने के चूर्ण के साथ सुधा रज के या सुधा चूर्ण के साथ मर्दन किया हुआ है ऑलरेडी। तो उसको फिल्टर कर लेंगे और बाद में उसको खलव के न्यसेत यानी कि खरल के अंदर लेके जाना है। बाद में उसको फिर से एक दूसरे खरल में या कोई भी एक साफ खरल में रखना है। अभी चूने के साथ तो 3 दिन प्रोसेस हो गई। चूने का चूर्ण ले लिया, सुधा चूर्ण ले लिया, उसको 3 दिन तक वहां पे मर्दन कर लिया, कपड़े में से फिल्टर कर लिया। अभी आगे क्या करना है? आगे लिखा है रसोनम निष्तुषम। रसोन, रसोन यानी कि लहसुन, गार्लिक। जो लहसुन है उसको निष्तुषम, उसके ऊपर का जो आउटर लेयर है, कवरिंग है, उसको निकाल देना है। निष्तुषम, उसका जो तुष है उसको निश कर देना है, निष्तुषम निकाल देना है। यानी कि लसण फोले लू, लसण एक एक कड़ी को ऊपर की जो एक एक उसकी जो कली होती है उसके ऊपर का भी जो लेयर है हम निकाल देते हैं। खाने के समय हम इस तरह से लहसुन का आउटर लेयर निकाल देते हैं, बिल्कुल वैसा ही लहसुन लहसुन बना देना है। तो उसका क्वांटिटी भी लिखा है, रसोनम निष्तुषम तुल्यम। तुल्यम यानी कि समान मात्रा में, तुल्यम जितना ये है उतना ही वो। तो मर्क्यूरी हमने जितना लिया है उतना ही हमने पहले सुधा चूर्ण भी लिया था और अभी लहसुन भी उतना ही लेंगे। समझ लीजिए वो 100 ग्राम है तो सुधा चूर्ण भी 100 ग्राम इक्वल क्वांटिटी में था, लहसुन भी 100 ग्राम इक्वल क्वांटिटी में है। तो यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में लहसुन लेंगे, निष्तुष यानी कि वहां पे तैयार किया हुआ लहसुन लेंगे। और तद अर्धम लवणम हरेत, और उससे आधी क्वांटिटी में लवण लेना है। तो अनुक्त क्या है आप जानते हैं कि लवण अगर बताया नहीं गया कि कौन सा लवण तो फिर हमें सैंधव ही लेना है। तो हम वहां पे हाफ क्वांटिटी, समझ लीजिए 100 ग्राम पारद है, 100 ग्राम लहसुन है, तो 50 ग्राम लवण ले लेंगे और इन तीनों को अच्छे से घोट लेंगे। तो ये पेस्ट बन जाता है, लहसुन की पेस्ट हो जाती है ना। लहसुन को पीसने पे पेस्ट बन जाती है, मर्क्यूरी भी उसके साथ पेस्ट बना लेता है। और लवण जो है वो अगेन मर्क्यूरी के पार्टिकल्स को अलग अलग कर देता है। तो फिर लहसुन की पेस्ट बन जाएगी, उसके अंदर हमने लहसुन के साथ नमक भी डाला हुआ है और पारद, चूने में प्रोसेस किया हुआ पारद भी डाला हुआ है। तत्कल के मर्दयेत सूतम, ऐसे कल्क में सूत यानी कि पारद को मर्दन करना चाहिए। कब तक मर्दन करना है? पहले तो लिखा था कि सुधा चूर्ण के साथ 3 दिन तक, त्रयहम 3 दिन तक मर्दन करना है। और अभी यहाँ पे क्या लिखते हैं? लहसुन और नमक के साथ कब तक मर्दन करना है? यावत आयाति कृष्णताम, यावत आयाति कृष्णताम, जब तक उसमें कालापन आ जाए, एकदम काले रंग की पेस्ट बन जाए। टिल इट बिकम्स ब्लैक पेस्ट,
एकदम काले रंग की पेस्ट बन जाएगी तब तक उसको मर्दन करते रहना है। तो वो काले रंग की पेस्ट भी कुछ समय में बन जाती है। तो अशुद्ध मर्क्यूरी लिया, उसको सुधा चूर्ण के साथ 3 दिन मर्दन किया, बाद में 2 फोल्ड कपड़े में से उसको छान लिया, फिर लहसुन और नमक डाल के फिर से मर्दन किया और एकदम काले रंग की पेस्ट बना ली हमने। तो कृष्ण कलकम, तो काले रंग की पेस्ट बना लेनी है। और बाद में क्या करना है, काले रंग की जब पेस्ट बन जाती है तो उसको हम धो लेते हैं पानी से, सादे पानी से, या फिर गर्म पानी से, या फिर कांजी से, किसी कोई भी खट्टे द्रव्य, अम्ल द्रव्य जैसे कि कांजी, उससे भी धो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से लिखा है ना, एकदम प्रैक्टिकल चीज लिखी हुई है। कृष्ण कल्कम परित्यज्य, काले जो कल्क हो गया है काले रंग का, उसको धोना है, लेकिन परित्यज्य, उसको छोड़ के प्रक्षालन करना है, यानी कि काला जो कल्क है वो और मर्क्यूरी उसमें से हमें ऑब्टेन कर लेना है। तो जो पानी है या फिर गर्म पानी है या फिर कांजी है, उससे हम धो लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको धो लेंगे, उसके अंदर रख के भी छोड़ेंगे, कुछ समय के लिए रख भी देंगे। तो इसमें होता क्या है कि काले रंग का पानी जो है, अशुद्धि जो है, वो सब निकल जाती है उसमें से। नमक भी पानी में घुल के निकल जाता है, लहसुन का भाग भी निकल जाता है। और हमारा जो बर्तन होगा, उस वेसल के अंदर नीचे वेसल के तल में हमें मर्क्यूरी मिलेगा। आपको पता है कि मर्क्यूरी जो है वो बहुत हैवी होता है, पारद जो है वो बहुत भारी होता है वजन में, तो पानी से ज्यादा भारी है। तो एक बर्तन में अगर हमारे पास ये पेस्ट है, लहसुन और नमक और पारद, इन सब की पेस्ट है, बाद में हम उसको बार बार धो लेते हैं अच्छे से, तो क्या हो जाता है कि लहसुन तो चला जाएगा, उसकी पेस्ट चली जाएगी, नमक चला जाएगा, पानी के साथ बह जाएगा। पारद को हमें संभाल के रखना है युक्तितः, यानी कि अच्छे से संभाल के, मर्क्यूरी बह ना जाए, पारद की गति ना हो जाए, ऐसा संभाल के हमें वहां पे मर्क्यूरी को रखना है। तो मर्क्यूरी हमें बर्तन के अंदर, बर्तन के बेस में मिल जाता है। तो आगे लिखते हैं, एवं एकेन वारेण, एक ही बार में, इस तरह से सिंपल सी बस ये प्रोसेस एक ही बार करने से रसेंद्र शुद्धिम आपनुयात, पारद, रसेंद्र यानी कि पारद की शुद्धि हो जाती है, मर्क्यूरी शुद्ध बन जाता है। तो वैसे आप आगे भी और भी बहुत सारी प्रोसेस पढ़ेंगे जिनमें ये सारी प्रोसेस जो है रिपीट करनी होती है। इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करो, 7 बार रिपीट करो, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने गंधक का शोधन किया हुआ है, तो आपको पता है वहां पे वो जो प्रोसेस है वो 3 बार रिपीट करवाई थी, आपको 7 बार रिपीट करते हैं। तो वैसे भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बोलते हैं एवं एक नवारेण, सिर्फ एक ही बार में मर्क्यूरी जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। वैसे रसतरंगिणी में काफी सारी प्रोसेस दी हुई है, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सिर्फ एक सुधा चूर्ण, लहसुन और नमक, 3 ही इंग्रेडिएंट्स लेके पारद को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये तो रस तरंगिणी के 5वें तरंग में 27 से 29 नंबर के श्लोक में बताया गया। और ये पारद का सामान्य शोधन की एक मेथड आपने जान ली। भी दूसरी मेथड, इससे भी आसान मेथड, दूसरी मेथड जो है वो इससे भी आसान मेथड हम देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, एकेन लशुनेन अपि शुद्ध भवति पारद, सिर्फ एक अकेले लहसुन से पारद शुद्ध हो जाएगा, तो सुधा चूर्ण की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या लिखते हैं, एकेन लहसुनेन अपि, सिर्फ एक लहसुन से ही पारद शुद्ध हो जाएगा। पिष्टो लवण संयुक्तो, उसको नमक के साथ लेके पीस लेना है। मर्क्यूरी लेंगे, उसके साथ लहसुन लेंगे, और लहसुन के साथ नमक भी लेंगे। क्वांटिटी वगैरह चीजें आपको आगे पता है, लेकिन प्रोसेस बस लंबी है। पिष्टो कब तक, लवण, पिष्टो लवण संयुक्तो, लवण के साथ उसको नमक और लहसुन के साथ पीसना है, लेकिन कब तक, माह से कम 1 महीने तक उसको पीसना है। और ये सिंपल खलवा यंत्र में नहीं है, ये है तब तक हलवा के, यानी कि तब तक हलवा यंत्र के अंदर। तो अशुद्ध पारद जो है उसको छिला हुआ लहसुन और सेंधव, इन दोनों के साथ लेके 1 महीने तक तब तक हलवा यंत्र में पीसते जाएंगे, तो जो है वो शुद्ध पारद हमें मिल जाएगा। बाद में उसमें एंड में अब ऑप्टेन कैसे करना है, वो काली पेस्ट बन जाएगी, तो बाद में उसको गर्म पानी से धो लेना है, और बॉटम ऑफ द वेसल से हमें मिल जाएगा शुद्ध पारद। तो यहाँ पे देखिए समय इतना लंबा हो गया ना, 1 महीना तक लंबा समय बता दिया उन्होंने यहाँ पे, मास एकम। तो ऐसे भी कर सकते हैं,
या फिर सुधा चूर्ण से 3 दिन मर्दन कर लीजिए आगे में। तो क्या हो जाता है कि सुधा चूर्ण से या फिर लवण से ऐसी चीजों से मर्दन जब करते हैं तो मर्क्यूरी के कण 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 अलग हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से वो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से सामान्य शोधन ऑफ पारद, उसकी पहली पहली मेथड, दूसरी मेथड हमने सीखी। और एक एक और मेथड सीख लेते हैं, तीसरी मेथड। तो देखिए यहाँ पे मैंने हर एक का अलग अलग रेफरेंस लिया हुआ है। जैसे पहली मेथड जो थी वो रस तरंगिणी से ली गई थी। दूसरी मेथड जो है वो आयुर्वेद प्रकाश से ली गई है। आयुर्वेद प्रकाश नाम में लिखा है आयुर्वेद, लेकिन रसशास्त्र का बहुत अच्छा ग्रंथ है और उसमें भारत का शोधन भी दिया गया है। आयुर्वेद प्रकाश इस ग्रंथ से ली गई है। और तीसरी मेथड जो है वो रसेंद्र सार संग्रह से ली गई है। तो रसेंद्र सार संग्रह में भी उसके पहले चैप्टर में बताया है कि भारत का शोधन गंधक लेके भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, रसस्य द्वादश अंशेन, रसस्य द्वादश अंशेन, यानी कि पारद का 12वां भाग गंधक लीजिए। अशुद्ध पारद लिया है हमने, अगर समझ लीजिए 1600 ग्राम, है ना, 1600 ग्राम हमने अगर पारद लिया है तो 100 ग्राम हम गंधक ले लेंगे। उसका 16वां भाग गंधम, रसस्य द्वादश अंशेन गंधम दत्वा विमर्दयेत। तो पारद और गंधक, वैसे अगर हमें कज्जली बनानी है, हमने पहले कज्जली भी सीखी है, तो वहां पे तो क्या करना होता है, सम भाग में पारद और गंधक लेना होता है। लेकिन यहाँ पे समभाग नहीं बोल रहे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 12वां भाग, क्योंकि ये प्रोसेस काफी लंबी चलने वाली है, बार बार गंधक उसमें ऐड करना पड़ता है, इसलिए तो 12वां भाग वहां पे गंधक ले लेते हैं और उसको अच्छे से मर्दन कर लेते हैं। वो लगभग कज्जली जैसा कुछ बन जाता है। बाद में उसमें क्या करना है आगे, और जम्बीरोत्थ द्रव यानी कि जम्बीरी नींबू का रस, तो जम्बीरी नींबू का रस जो है वो भी उसमें मर्दन करना है। लेकिन कब तक, जम्बीरोत्थ द्रवे ही यामम पाच्यम। तो उनको जम्बीरोत्थ द्रव को 3 घंटे तक, याम यानी कि एक याम यानी कि 3 आवर्स, 3 घंटे तक उसके साथ मर्दन करते रहना है। तो पारद, उससे 12वां भाग, सॉरी मैंने 1600 ग्राम पहले बोला, वो गलत बोल दिया, 1200 ग्राम लेना चाहिए, है ना। तो 1200 ग्राम और 100 ग्राम ऐसा रेशियो हो जाएगा। तो पारद से 12वां भाग गंधक लेके उसको ट्रिचुरेट कर दो। बाद में नींबू के, जम्बीरी नींबू के रस में भी 3 घंटे तक मर्दन करो। यहाँ पे आपको बहुत बार मातुलुंग रस, जम्बीरी रस, जम्बीरी नींबू का रस ऐसा आ जाएगा। नींबू तो बहुत खट्टा होता है, लेकिन ये जम्बीरी नींबू और मातुलुंग वगैरह चीजें उनसे भी ज्यादा खट्टी, बहुत ज्यादा खट्टी होती है, उनकी पीएच और भी कम होती है, तो इसलिए वो लेना प्रशस्त है। तो इस तरह से मर्दन करने के बाद क्या करना है, पातन यंत्र में लेके जाना है। तो आपको पता है ऊर्ध्व पातन यंत्र, अधः पातन यंत्र, है ना, तिर्यक पातन यंत्र, आप सब जानते हैं इन सभी यंत्रों के बारे में। तो उसमें उसका पातन कर देना है। समझ लीजिए ऊर्ध्व पातन में लेके गया और उसका पातन कर दिया, तो क्या होगा, वो नींबू का रस तो उड़ जाएगा और ये गंधक जो है वो भी उड़ जाएगा और हमें थोड़ा पारद जो है वो शुद्ध मिल जाता है। हाँ, वैसे इसमें करते भी कैसे है कि पारद और गंधक को लेके कजली बना के नींबू के रस में भी 3 घंटे मर्दन कर दिया, बाद में उसको सुखाते हैं और फिर पातन यंत्र में लेके जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें एक बार में कुछ कुछ शुद्ध पारद मिलेगा। बाद में इस पूरी प्रोसेस को रिपीट करते हैं, यानी कि मर्दन और पातन, मर्दन और पातन, वही चीजें 7 बार रिपीट करनी है। तो वही वहां पे लिखा है श्लोक में, पुनर्मर्द्यम पुनर्पाच्यम, पुनर्मर्द्यम पुनर्पाच्यम सप्तवारम। 7 बार, 7 बार अगर हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमें विशुद्ध पारद, अच्छे से शुद्ध किया हुआ पारद मिल जाएगा। तो ये एक थोड़ी लंबी प्रोसीजर है, तो इस तरह से भी पारद का शोधन कर सकते हैं। अभी सब लोगों ने ऐसी लंबी लंबी प्रोसीजर क्यों दी और सबने अलग अलग प्रोसीजर क्यों दी, एक ही प्रोसीजर भी तो दे सकते थे, है ना। लेकिन सबका जो एम है वो अलग अलग है। हाँ, सभी को पारद शुद्ध करना है, लेकिन उस पारद को यूज कहाँ पे करना है वो सभी का एम अलग अलग है। रसेंद्र सार संग्रह आप पढ़ेंगे तो वो कहाँ तक पारद को लेके जाते हैं, हमने पारद बंध सीखे ना, तो उसमें कहाँ महाबंध तक लेके गए, वो तो रस रत्न समुच्चय लेके गए। फिर रसेंद्र सार संग्रह का एम कुछ और होगा, आयुर्वेद प्रकाश का कुछ और होगा। रस तरंगिणी तो 18 संस्कार बोलते ही नहीं, 8 ही संस्कार के बारे में वो डिटेल में बताते हैं हमें। तो सभी का एम अलग अलग है, इसलिए सब लोग जो है वो अलग अलग शोधन बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे हमें प्योर मर्क्यूरी मिल जाता है। ये हुआ सभी का सामान्य शोधन।
फिर आगे कुछ एक विशेष शोधन भी है। तो यहाँ पे जो है चार्ट ही जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जैसे दिया हुआ है, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और आप राइट साइड की कॉलम में देखिए, जो थर्ड कॉलम है राइट साइड की, वहां पे कुछ नाम आपको नए मिलेंगे, है ना। जैसे कि नागवंग दोष आप जानते हैं, वहनी मल दोष आप जानते हैं। फिर ये चपल दोष शायद आपके लिए नया होगा। वैसे आपको पता है कि मर्क्यूरी चपल होता है, चंचल होता है, चांचल्य दोष होता है उसमें, लेकिन चपल दोष ये तो आपने पढ़ा नहीं था। फिर आगे विष दोष, गिरि दोष पता है, ये असह्य अग्नि दोष शायद आपके इसमें नहीं आया था। हम एक बार फिर से पारद दोष का चार्ट निकाल लेते हैं। तो वहां पे आपको देखने मिलेगा कि ये इतने सारे 12 प्रकार के दोष है, विषवहनी मल नाग वंग और बाकी के साथ। तो इन सभी में कहीं पे असह्य अग्नि दोष नहीं है, कहीं पे चपल दोष नहीं है। तो वो जो है ये इसने नहीं बताए, आयुर्वेद प्रकाश ने बताए। उस समय में भी भारत दोष पढ़ाते समय में भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपके अंदर, आपको समझने में। तो इसलिए वहां पे उस टाइम पे बात नहीं की, लेकिन ये ऐसे भी कुछ दोष होते हैं, तो जो कि हमने यहाँ पे आयुर्वेद प्रकाश में से सीख सकते हैं। तो वैसे तो ये जो रेफरेंस लिया है, ये पूरा चार्ट जो है, ये रस तरंगिणी से ही लिया हुआ है। रस तरंगिणी का एक काफी बड़ा 10-12 लाइन का श्लोक है, तो वहां से ये लिया हुआ है। और इसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं हम। तो वहां पे क्या करना क्या होता है कि जो हमारे पास पारद है, अशुद्ध पारद है, अशुद्ध पारद या फिर सामान्य शोधन से शोधित पारद, सामान्य शोधन से शोधित पारद ले सकते हैं या फिर अशुद्ध पारद ले सकते हैं, उसको मर्दन करना है। मर्दन करना है इन इन द्रव्यों में, घृत कुमारी के साथ, घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा, तो एलोवेरा का गूदा या एलोवेरा के स्वरस, उसका पल्प या फिर उसका जूस उसके साथ, और एक 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 नंबर, एक एक ग्रुप के साथ उसको मर्दन करना है। तो फिर क्या होगा कि उसमें से पारद का ये वाला दोष दूर हो जाएगा। ऐसा रस तरंगिणी का जो लेखक है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे बताया है कि उन्होंने इस तरह से शुद्ध किया था, बहुत बहुत बार शुद्ध किया था। तो हर एक स्टेप में एलोवेरा तो लेते ही है, और उसके साथ साथ एक एक ये सभी द्रव्य लेते हैं। और बाद में हर एक स्टेप के बाद कांजी से उसको फिर से धोते हैं, जैसे कि हमने पहले के पारद के शोधन में भी देखा कि बाद में उसको गर्म पानी से या फिर कांजी जैसे कुछ खट्टे द्रव्य से पारद को धो लेना चाहिए। तो बर्तन के तल में हमें वो शुद्ध पारद मिलता है। लेकिन ये सभी स्टेप है विशेष शोधन के। पारद में जितने भी दोष है, सारे के सारे दोष हमें निकाल देने हैं। तो उसके लिए हमें हर एक दोष को दूर करने के लिए एक एक स्टेप दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो है क्रम थोड़ा चेंज हो जाता है दोषों का, है ना। लेकिन ये जो क्रम है वो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार है। तो आयुर्वेद प्रकाश में इस क्रम में पारद के दोष दिए हुए हैं। और उन्होंने क्या बोला है, इसको दोष नहीं बोला, इसको महादोष बोला है। तो पारद के महादोष, अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो तो आप अभी आप याद रखना कि पारद के महादोष, तो फिर ये नागवंग वहनी मल चपल विष गिरि और असह्य अग्नि दोष, ये सभी जो है पारद के महादोष कहे जाते हैं। वही सब है, कुछ कुछ थोड़ा फर्क है, शब्दों का फर्क है बस। तो पारद को मर्दन किया जाता है एलोवेरा के रस में, और उसके साथ साथ इन इन द्रव्यों में। तो इन सभी द्रव्यों से आप वैसे तो परिचित ही होंगे, शायद कुछ ना परिचित हो तो मैं थोड़ा बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले पारद को लिया जाता है, उसके साथ खरल में एलोवेरा का रस लिया जाता है, घृत कुमारी का रस लिया जाता है, और फिर गृह धूम। अब ये गृह धूम क्या है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार आपको रस शास्त्र में आ जाएगा। गृह धूम यानी कि घर का धुआं, गृह धूम, गृह यानी कि घर, धूम यानी कि धुआं। तो घर में धुआं कहाँ पे होता है, चूल्हे में से। तो ये पहले के समय में जहाँ एलपीजी वगैरह चीजें नहीं थी, तो चूल्हा चलता था, है ना। तो चूल्हे में से धुआं निकलता रहता है, और वो घर की छत में लग जाता है, या चूल्हा जहां पे भी होता है वहां पे ऊपर में वो धुआं लग जाता है। तो लोग उस धुएं को भी कलेक्ट कर लेते थे, और ये रसशास्त्र में उपयोग है। उसके अलावा और भी बहुत सारे उपयोग है उस धुएं के। तो वो जो धुआं है वो वहां पे चिपक जाता है, वो कुछ ना कुछ कार्बन एशिश होगी ना, कार्बन की ऐश होगी, वो राख वहां पे चिपक जाती है। तो लोग उसको कलेक्ट करते थे और उसका यूज करते थे, और उसके बहुत सारे अलग अलग यूज थे। तो यहाँ पे भी उसका एक यूज है। तो चूल्हे में से जो धुआं निकलता है, जो धुआं हमारी घर की दीवार की या छत की सतह को काला कर देता है, उसको अभी तो क्या करते हैं, अगर हमारे घर में कभी कुछ ऐसा हुआ तो हम उसको साफ कर लेते हैं अच्छे से। लेकिन पहले के समय में उसको कलेक्ट करते थे और उसको यूज करते थे।
तो इस तरह का बहुत ही फाइन कार्बन फॉर्म जो है वो हमें मिल जाता है वहां पे। तो वो लेना है गृहधूम। बाद में इष्टिका चूर्ण, इष्टिका यानी कि ईंटें, जो हम मकान बनाने के लिए यूज करते हैं ईंट, तो वो वाली ईंट। तो ईंट का चूर्ण या फिर ब्रिक पाउडर हम लेते हैं। बाद में हरिद्रा चूर्ण यानी कि हल्दी। और आगे लिखा है ऊन। तो ऊन तो आप सभी जानते हैं, है ना, ऊन के कपड़े बनते हैं, वूल जो होता है। तो उस ऊन का जो ऊन के जो धागे होते हैं, उसको बहुत बारीक बारीक छोटा छोटा एकदम छोटा काट लेते हैं, और बहुत बारीक छोटे छोटे टुकड़े करके उसको इसके शोधन के अंदर ले लेते हैं। तो भारत के अंदर ये गृहधूम, इष्टिका चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण और ऊन के छोटे छोटे टुकड़े, इन सभी को लेके मर्दन करते हैं। और इन सभी में आठों के आठों स्टेप में एक दिन तक मर्दन करना है। तो कब तक? सभी के लिए समय दिया है एक दिन। तो अभी आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है ना, वहां पे कुछ कुछ के अंदर लिखा हुआ है कि टाइम नॉट मेंशन्ड, ऐसा। तो वो उन्होंने कैसे लिखा मैं तो समझ नहीं पाया। लेकिन जब हम रस तरंगिणी खोलते हैं, तो रस तरंगिणी के अंदर श्लोक में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि हर एक स्टेप में एक दिन मर्दन करना है। तो मैं उसी को फॉलो करके बोलता हूँ कि हर एक स्टेप में एक दिन मर्दन करना है। तो गृहदुम, इष्टिका, हरिद्रा, ऊन और घृत कुमारी, इनके अंदर पारद को एक दिन मर्दन करने से क्या होगा? पारद का नाग दोष दूर हो जाएगा। नाग यानी कि लेड की जो इम्प्योरिटी है पारद के अंदर, वो इससे दूर होती है। बाद में पारद को कांजी से धो लेना है। कांजी से धो के फिर उसमें से मर्क्यूरी बर्तन के तल में से ऑब्टेन करके, फिर आगे इन वनस्पतियों जैसे कि इंद्रायण, अंकोल, हल्दी, इनके अंदर और घृत कुमारी के साथ मर्दन कर लेते हैं। तो वंग दोष दूर होता है। फिर कांजी से फिर धो लेना है उसको। फिर बर्तन के तल में से मर्क्यूरी को प्राप्त करके, बाद में फिर चित्रकमूल चूर्ण के साथ, और चित्रकमूल और घृत कुमारी के साथ फिर राजवृक्ष। राजवृक्ष क्या है आप जानते हैं ना सभी? राजवृक्ष यानी कि आरगवध, जिसे हम बोलते हैं गरमाड़ो। तो उसकी पेड़ की जो छाल होती है, त्वक, उसके साथ और घृत कुमारी के साथ मर्दन कर लेना है। फिर कांजी से धो के फिर काले धतूरे के पंचांग के साथ, कुछ कुछ लोग यहाँ पे काले धतूरे के बीज भी लेते हैं, या फिर पंचांग भी ले सकते हैं। तो काला धतूरा अब देखा होगा शायद आपने, ना देखा हो तो द्रव्य गुण में सीख लीजिए। तो इस तरह से एक एक बार एक 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 द्रव्य को लेके, उसके साथ एलोवेरा लेके मर्दन करते हैं एक दिन तक, और बाद में कांची से धो लेते हैं। तो पारद के एक एक दोष जो है वो स्पेसिफिकली अलग अलग दोष दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम नाग, वंग, वहनी, मल, चापल्य, चपल यानी कि चापल्य, चापल्य दोष, बाद में विष दोष, गिरि दोष और असह्य अग्नि दोष को हम त्रिफला, त्रिकटु, गोक्षुर, इन सभी का उपयोग करके, कुमारी का उपयोग करके मर्दन करके उसको निकाल सकते हैं उसमें से, और बाद में कांजी से धो लेना है। हर एक स्टेप के बाद कांजी से धो लेना है। तो बाद में हमें जो पारद मिल जाएगा वो विशेष शोधित पारद या विशुद्ध पारद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता। विशेष शोधन जो है वो रसायन गुण कर्म करने वाला होना चाहिए, है ना। पहले ही हमने सीखा कि सामान्य शोधन व्याधि नाशन के लिए, और विशेष शोधन जो है वो रसायन कर्म के लिए। तो रसायन कर्म के लिए हाँ, ये सभी अलग अलग शोधन करेंगे, इतना लंबा 8 स्टेप में शोधन करेंगे, और उससे पारद बहुत ही अच्छा विशुद्ध तो हो ही जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे कम खत्म नहीं हो जाता। आगे पारद के 8 संस्कार भी करने चाहिए, पारद के 18 संस्कार भी करने चाहिए। तो वो जो है विशुद्ध पारद या फिर संस्कारित पारद जो है, वो रसायन कर्म में बहुत ही अच्छा उपयोगी या फिर उपयुक्त है। तो आज हमने पारद के शोधन के बारे में देखा है ना, पारद का शोधन क्यों करना चाहिए, कौन से दोष दूर होते हैं, कौन सी मेथड है सामान्य शोधन की, विशेष शोधन के कौन से स्टेप्स है, ये सभी देखा। और फिर आगे कल से हम पारद के संस्कार शुरू करेंगे। तो पारद के अष्ट संस्कार, ये संस्कार क्या होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है। और हाँ, ये शोधन और सामान्य शोधन, विशेष शोधन और पारद के अष्ट संस्कार, ये तीनों ही तीनों आज जितना पढ़ा और कल से आगे जितना पढ़ने वाले हैं, सभी की सभी चीजें प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में, थियोरी एग्जाम में चाहे बोलिए, या फिर प्रैक्टिकल करके सीखने के लिए चाहे बोलिए, दोनों ही जगह पे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ये थियोरी थियोरी में तो हर बार ये क्वेश्चन होता ही है, और प्रैक्टिकल में भी ये सीखने जैसा है। जैसे पारद बंद बंद के जैसा नहीं है कि वो हमें सिर्फ थियोरी में पढ़ना है, प्रैक्टिकल में हम उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपकी आएगी प्रैक्टिकल में। तो ये सारी चीजें आप जो है अच्छे से याद रख लीजिए।
और उसको रिपीट करिए, है ना। आप हो सके तो इसको लिख कर याद रखने की कोशिश करिए। पढ़ के याद रखने में शायद आप भूल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो आप थोड़ा एक बार, दो बार, तीन बार लिख लीजिए। हर 4-5 दिन में एक बार लिखते रहिए। तो आपको, आप रफ बुक में ही लिखते रहिए, तो आपको ये जो है याद रह जाएगा अच्छे से। सामान्य शोधन, विशेष शोधन, और आप जब इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे सामान्य शोधन का, तब तो डेफिनेटली आपको ये याद रह ही जाएगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं। और आगे पारद के संस्कार, हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पारद संस्कार और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट संस्कार। तो वो अष्ट संस्कार हम आगे के कुछ क्लासेस में सीखेंगे। अष्ट संस्कार है तो कुछ क्लासेस तो एक दिन में तो शायद नहीं होगा, कुछ क्लास तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 8वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो है आप अटेंडेंस भी दे दीजिए।